Hello, students. How are you? Hope you are doing good. Okay, so in the previous lecture, we had seen with ancient India. अब वो लेक्चर को देखकर, उसे सुनकर, समझकर आपको शायद ये फीलिंग आ रही हो, सर ये हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा चैप्टर 7 एंड ऑनवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज स्टार्टेड. चैप्टर 1 to 6 क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स था. चैप्टर 7 एंड ऑनवर्ड्स नाउ वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट्स कम और लर्निंग ज्यादा, फैक्ट्स को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्वेश्चनिंग द फैक्ट्स. जैसे हमने डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट, उन सब में जो भी कंसेप्ट पढ़ा उसके पीछे एक लॉजिक था, कोई रीजनिंग था. यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे रीजनिंग ऑलरेडी सालों पहले, हजारों सालों पहले हो चुकी है और हमें खाली ये देखना है, जानना है, सुनना है, समझना है कि क्या हुआ था. So this chapter and onwards you will be focusing more on learning and remembering things and less on the logical part, less on the reasoning part. Okay, so दिमाग से वो डाउट हटा देना कि ये क्या हो रहा है, ये हिस्ट्री चल रहा है, पता नहीं क्या भारी भरकम टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, ऐसा सब दिमाग से हटा देना. दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स बट मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब एक क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, सर ये पढ़ के हम क्या कर लेंगे? तो ये सारी चीजें पढ़ के हम वो गलतियां वापस नहीं दोहराएंगे अपने कंट्री को लेकर, अपने देश को लेकर, और हम ये समझ जाएंगे कि उन्होंने जो भी हमारे साथ षड्यंत्र रचे उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका इकोनॉमिक एंगल क्या था. ठीक है, सो बी वेरी पॉजिटिव and understand these topics, okay, because they are very important to understand economics at the national level. okay, इसीलिए इसको क्या बोला? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला, क्योंकि हम पूरे देश के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन विथ एंशिएंट इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके, ऑन योर स्क्रीन ईस्ट इंडिया कंपनी and later the western rulers came to India getting attracted to her riches. तो हमको तो मालूम ही है कि इंडिया was a सोने की चिड़िया, and as a result of that many foreign rulers eyed upon the resources that India had. The richness of India attracted many foreign rulers कि ये धरती पे जाके हमें कुछ कारनामे करने चाहिए, इनको लूटना चाहिए, क्योंकि इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन. ऐसा फॉरेनर्स को लग रहा था. तो हमें मालूम है कि हम अमीर थे. ठीक है, फिर आगे इंडिया वॉज फेमस, वी वर फेमस फॉर ट्रेड इन कॉटन, मसलिन, इंडिगो, स्पाइसेस एंड मेटलर्जी. मतलब different types of metals like copper, bronze, brass and others. ठीक है, सो इंडिया का जो मार्केट था उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स रेडिली बिक रहे थे और हम इस चीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे कि यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो उच्च कक्षा का ट्रेड होता है. Here we would be dealing in commodities which other countries would not have even thought of producing, and as a result of that India was very popular for its resources, for its trade in different types of commodities as mentioned on the screen. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. There were conflicts among the foreign rulers also to establish their own power over India, and they used armed power also. So अलग अलग फॉरेन कम्युनिटीज थी, फॉरेन रूलर्स थे, उनके बीच में अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट था कि इंडिया पे किसकी हुकूमत आएगी, जो हम पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं
कि इंडिया को कब किसने कैसे रूल किया, मुगल पावर, उसके बाद फॉरेनर्स का अंदर आना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होना, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बनना और उसके बाद हमको इंडिपेंडेंस मिलना। ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स exploited our resources and poverty increased in India. However, Indian economy also attained the following. So हम सबको मालूम है who established a 200 years rule in India? Britishers. 200 साल राज किया है ब्रिटिशर्स ने हम पे, लेकिन खाली एक्सप्लॉयटेशन किया है या पॉवर्टी हमको दी है या अनएम्प्लॉयमेंट हमको दिया है, ऐसा नहीं है। इन्होंने कुछ अचीवमेंट्स भी किए थे इंडिया में रहकर अपने फायदे के लिए। तो वो कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं जो इंडिया ने वो टाइम पे किए थे अंडर द ब्रिटिश रूल, दैट इज द टॉपिक ऑफ द डे एज वेल एज द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, क्योंकि अपना टॉपिक कौन सा है बेटा? इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस कौन था? ब्रिटिशर्स ही तो थे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला अचीवमेंट रेलवेज। ओके, अब आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं होते तो इंडिया को रेलवेज लाने में 100 साल और लग गए होते। तो ब्रिटिशर्स वर द वन टू स्टार्ट रेलवेज इन इंडिया और ये अच्छा काम उन्होंने किया। तो 2 स्टेटमेंट मैंने पास किए, एक ब्रिटिशर्स ने रेलवे स्टार्ट किया, सही, और इससे इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, गलत। 2 स्टेटमेंट्स हैं, पहला सही दूसरा गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रेलवेज, अग्रीड, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टार्ट रेलवेज। ये मालूम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई लोगों को मालूम नहीं होता और वो ब्रिटिशर्स का ये अचीवमेंट मानते हैं, एक डोनेशन मानते हैं टू इंडिया कि इन्होंने इंडिया को रेलवेज गिफ्ट किए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उन्होंने रेलवे स्टार्ट किए थे, इसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक, उन्होंने जो गुड्स बनाए वो हर गली हर खूंचे में उनको ट्रांसफर करने थे, बेचने थे और हर गली खूंचे से उन्हें इंडिया के पैसे वसूलने थे, लूटने थे, इसीलिए रेलवे चालू किए थे। और दूसरा, उन्होंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ रेलवे को लॉन्च किया था कि पब्लिक को हम ये बताएंगे कि देखो हम यहाँ पे आके डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अपनी गवर्नमेंट वापस बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो फ्रीडम की मूवमेंट है वो थम जाएगी, बिकॉज वी विल शो पीपल दैट वी आर डूइंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रिसोर्सेज बाय स्टार्टिंग रेलवेज। सो बोलने के लिए, दिखाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव था और दूसरा असल में काम करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव था। सो इट वॉज अ 2-धारी तलवार, 2 तरफी तलवार थी, राइट से भी काटेगा लेफ्ट से भी काटेगा। सो रेलवेज एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम चर्चा पे चर्चा करते ही जा सकते हैं, बट वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। फर्स्ट रेल दैट रैन बिटवीन बोरीबंदर, दैट इज बॉम्बे, एंड थाने ऑन 16th April 1853। ये वो ट्रेन का फोटो है जो पहली बार चली थी। पहली पैसेंजर ट्रेन इंडिया में अगर स्टार्ट हुई थी तो कब? 1853 में 16th April को, बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। अब तो थाने बॉम्बे का ही हिस्सा है, लेकिन तब दोनों सेपरेट हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद बाय 1947 इंडिया हैड अ रेल नेटवर्क of 53,000 kilometers benefiting a population of 68 lakhs। तो आपको तो मालूम ही है दैट इंडिपेंडेंस तक रेलवे का नेटवर्क काफी फैलाया होगा ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडिया के हर कोने को लूटना था। तो कितना किलोमीटर्स उन्होंने रेलवे नेटवर्क बना दिया था? 53,000 किलोमीटर्स, जो कितने पॉपुलेशन को ट्रांसपोर्ट करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? It was approximately 68 lakh people.
68 lakh also was a big number in 1947, क्योंकि तब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया करीब करीब 20-25 करोड़ के आसपास ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज रोडवेज। अब रेलवेज तो हो गए, हर जगह रेलवेज नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इंडिया में 7 लाख विलेजेस आर देयर एंड ओनली 7,000 रेलवे स्टेशन आर देयर। तो बाकी विलेजेस में पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? रोडवेज की जरूरत पड़ी। और रोडवेज आप जानते ही हैं क्या है, कच्चा रोड्स भी होते हैं, पक्का रोड्स भी होते हैं, डांबर के रोड्स भी होते हैं, सीमेंट के रोड्स भी होते हैं, मिट्टी के रोड्स भी होते हैं। तो रोडवेज को भी डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने, अपने जमाने से स्टार्ट किया था। लेट अस सी आपकी टेक्स्ट बुक में उसको लेके क्या इंफॉर्मेशन है। ब्रिटिशर्स सेटअप पीडब्ल्यूडी, एक पूरा डिपार्टमेंट बना डाला, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो अभी आपका चैप्टर ओसीएम में चल रहा है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यस, ये वही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जो किसने शुरू किया था? ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। अंडर विच रोडवेज वर क्रिएटेड इन गुड लेंथ। ठीक है, सो ये था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स एंड दे अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोडवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, जो फिलहाल नितिन गडकरी है वो देख रहे हैं अपने इंडिया में अंडर द करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ही इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड ही इज हैंडलिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज। इंडिया में बहुत जोरों शोरों से रोडवेज का काम चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। By the end of 19th century, there were a total of 2,48,420 kilometers of roads, which increased to 4,47,105 kilometers. मतलब रोडवेज का काम जोरों शोरों से चला और 2,48,000 करीब किलोमीटर्स थे, जो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गए, 4,47,000 किलोमीटर्स के करीब हो गए। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या हमको ये डेटा, ये तारीख, ये किलोमीटर्स, इतना पॉपुलेशन, ये सब लर्न करना होगा? द आंसर इज यस, ये सब हमें लर्न करना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में जब ये 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन के तौर पे आए तो आप ये एग्जैक्ट डेटा लिख सको, छाप सको और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सको। ठीक है, सो how many kilometers? 2,48,420 किलोमीटर्स, और जो बढ़ के कितने हो गए? 4,47,105 किलोमीटर्स हो गए। ये रोडवेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर बाय 1943 इंडिपेंडेंस के 4 साल पहले, ऑफ विच 32% वर पक्का रोड्स, पूका नहीं है, पक्का है। ठीक है, एंड 68% वर कच्चा रोड्स, कच्चा रोड्स नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। सो पक्का रोड्स मतलब कंक्रीट रोड्स और कच्चा रोड्स मतलब ऐसे रेती वाले, मिट्टी वाले रोड्स। रोड्स होते हैं लेकिन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं होते, उन्हें हम कच्चा रोड्स बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट सरफेस्ड रोड्स एंड नॉन सरफेस्ड रोड्स भी हम बोल सकते हैं। So 32% were surfaced, पक्का रोड्स, और 68% were non surfaced, that is कच्चा रोड्स। जहां जहां लंबे हाईवेज थे वहां पक्का रोड्स बनाए, छोटे मोटे विलेजेस तक पहुंचने के लिए कच्चे रोड से उन्होंने काम चला लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी रियली स्टार्टेड पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि विलेजेस में भी अभी आज की तारीख में अगर आपको जाना है तो वहां पे जाने के लिए भी पक्के रोड अवेलेबल होते हैं। विलेज इंटरनली में पक्के रोड्स नहीं होंगे, चलेगा, लेकिन विलेज तक पहुंचने के लिए तो आपके पास इजीली हाईवेज अवेलेबल हैं ही। बट सी एवरी डेवलपमेंट विल टेक सर्टेन टाइम, टेक सर्टेन रिसोर्सेज, और इसीलिए धीरे धीरे करके ये डेवलपमेंट हो सकता है। ओवरनाइट नथिंग कैन चेंज। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया। नाउ वी सी द थर्ड पॉइंट। क्या किया ब्रिटिशर्स ने?
बैंक्स बनाए। तो बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि पैसों की जरूरत सबको होती है। जिनके पास पैसे हैं उन्हें एक सेफ जगह चाहिए रखने के लिए, और जिनके पास पैसे नहीं है लोन मांगने के लिए, उन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जो उसकी मदद करे। तो अपना बैंक दोनों ही काम करता है। सो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बाइज मनी एंड सेल्स मनी। इट बाइज मनी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेल्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द डिफरेंस इज द प्रॉफिट दैट द बैंक्स अर्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस में बैंक्स का क्या पोजीशन था। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स केम इनटू बीइंग इन इंडिया फ्रॉम 1770, मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग स्टार्टेड इन इंडिया सिंस 1770, and by 1946 there were more than 700 banks। 700 से भी ज्यादा बैंक्स थे इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस। सो बैंकिंग सेक्टर को लेके जबरदस्त तरक्की हुई थी अंडर द ब्रिटिश रूल, क्योंकि आप जानते ही हैं ब्रिटिशर्स को हर जगह से पैसा वसूलना था। तो ऐसी बैंकिंग सिस्टम बनानी पड़ेगी जिससे लोग आसानी से पैसा जमा कर सके। सो पैसा लेने का सबसे, लेकिन लोन देने का उसी को जो एलिजिबल हो एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और गवर्नमेंट किसकी मदद करेगी? हर वो इंसान की मदद करेगी जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था, जो उनके लिए पैसे रोटेट करता था। सो बैंकिंग सिस्टम भी बनाना ब्रिटिशर्स का एक षड्यंत्र था, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर पूरा उनके कंट्रोल में आ जाए और वो नजर रख सके कि कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां पे कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, चल उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा आपने, आरबीआई। यस, ये उसका लोगो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। इट वाज सेट अप इन 1935 which is the apex bank today। so we all know हर कमर्शियल बैंक्स का बाप कौन है? आरबीआई। और ये बैंकिंग सेक्टर में फुल सपोर्ट, पूरी सिस्टम किस बैंक पे चल रही है? सेंट्रल बैंक पे चल रही है, दैट इज आरबीआई पे चल रही है। और आरबीआई के पास ये पावर्स भी हैं कि वो करेंसी नोट्स छापे, कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करे, और सारे ऑर्डर्स कौन देता है? आरबीआई ही देता है टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नक्की कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो ये आरबीआई बना कब था? 1935 में, जब हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। इट स्टार्टेड एज अ प्राइवेट बैंक, देन इट बिकेम नेशनलाइज्ड, और आगे जाके आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक का दर्जा दिया गया कि आप ही हो हमारे अन्नदाता, आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। ऐसा किसने बोला? सभी कमर्शियल बैंक्स ने बोला। किसको बोला? आरबीआई को बोला। ठीक है, चलिए फिर आगे। सोशल स्ट्रक्चर। अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा समस्याएं थी, काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, रिजिड बिलीफ्स थी, जिनसे हमको बाहर निकाला किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। कई सारी प्रथाएं थी, कल्चर थे, ट्रेडिशंस थे, बिलीफ्स थे, फेटलिज्म था। इन सब से हमको अगर किसी ने बाहर निकाला तो वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। मतलब उन्होंने ये काम तो वाकई में अच्छा किया कि अपनी जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में दिक्कतें थी, जो फॉल्ट्स थे, जो नेगेटिव्स थे, उसको भी इन्होंने थोड़ा बहुत बाहर निकाला। ठीक है, लेट अस सी। Certain wrong social practices were abolished during the British rule. For example, prevention of female infanticide। तो देखो क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको ये स्क्रीन पे? There are two females who are filling a bucket with milk। ठीक है, पानी भी हो सकता है लेकिन मिल्क है, क्योंकि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं? दूध पीती समझाने वाला हूं। ये शायद आपने पहले सुना हो। It is also called as female infanticide, it is also called as दूध पीती। मतलब क्या कि जब भी किसी के घर में एक बच्ची का जन्म होता है तो उसे बहुत अशुभ माना जाता था। The female child was considered as a liability,
क्योंकि बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, खर्चा आएगा, ये सब उनके दिमाग में पहले से था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्होंने ये सिस्टम चालू किया था ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। मतलब क्या? दूध पीती कि बच्ची जैसे ही पैदा होगी विद इन अ कपल ऑफ डेज पूरे गांव को बुलाया जाएगा, एक बहुत बड़ा कंटेनर मिल्क से भरा जाएगा और उसी कंटेनर में इस बच्ची को सफोकेट करके मार दिया जाएगा। और पूरा गांव आता था, इसका बहुत ही घटिया किस्म का तमाशा होता था इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो उस बच्ची को मारने का रीजन क्या था कि फीमेल इज अ लायबिलिटी, उसको आगे कोई लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं, तो बेटर उसको अभी से खत्म कर दो। इस लॉजिक से इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, विच वॉज अ सोशल प्रैक्टिस। पीपल डिड नॉट फील कि इसमें कुछ गलत है। जस्ट इमेजिन, ये बच्ची अभी पैदा हुई है और पैदा होते ही तुमने कैसे तय कर लिया कि शी इज अ लायबिलिटी? शी कैन बी एन असेट ऑल्सो, she can work for the family also, she can also earn income, she can also be a contributing member in the family। ये सब पहले कोई सोचता नहीं था एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये प्रथा चल रही थी। तो देख रहे हैं आप कि मम्मी काकी या जो भी पड़ोसन है वो मिलके कंटेनर को भर रहे हैं और इसी कंटेनर में इस बेचारी बच्ची को डुबो के मार दिया जाएगा। दैट वॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड, a very rigid social practice done by Indian society। इसको आके इलीगल बनाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। फिर एक और सिस्टम था सती प्रथा, है ना। अब सती का क्या मतलब होता है? उसका पति चल बसा तो अब उसकी चिता के साथ उसकी बीवी जो अभी जिंदा है वो भी उसी चिता पे बैठेगी और अपने आप को जिंदा जला देगी। इस प्रथा को क्या बोला गया था? सती प्रथा बोला गया था। इसको भी सालों साल प्रैक्टिस किया गया था विदाउट हैविंग द नॉलेज कि ये स्टार्ट क्यों हुआ था। अब इसके पीछे जो ओरिजिनेशन है सुन लो। जब भी कोई वॉरियर वॉर फ्रंट पे कुर्बान होता था तो उसकी वाइफ विथ हर फुल कंसेंट बोलती थी कि मेरा वर, मेरा पति जो वॉर फ्रंट पे मरा है तो मैं भी उसके साथ ही मर जाना चाहती हूं, और अपनी स्वेच्छा से वो ये कदम उठाती थी। तब उसको बहुत प्रेस किया जाता था कि क्या वाइफ है अपने हस्बैंड के साथ, अब वो भी चल बसना चाहती है तो उस बात को हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फिर ये ट्रेंड बना और ये ट्रेंड में जिन वाइफ्स को अपने हस्बैंड के साथ नहीं मरना था उन्हें भी जबरदस्ती ले जाया गया और उस चिता पे जबरदस्ती बैठाया गया। आजू बाजू देख रहे हो आप, तलवार लेके लोग खड़े हैं, डंडा लेके लोग खड़े हैं, ताकि अगर आग उसको लग जाती है और वो चिल्लाती है या इससे बाहर आ जाती है तो उसको वापस तलवार मार के डंडा मार के वहीं पर भेज दिया जाएगा, जबरदस्ती उसको जलाया जाएगा। अब ये अगर कोई फीमेल अपनी इच्छा से कर रही है, ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन जिनकी इच्छा नहीं है उन्हें पूरा जीने का अधिकार है। तो आप ये प्रथा को कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? ऐसा आके किसने बोला? ब्रिटिशर्स ने आके बोला और बोला कि सती प्रथा को हमें रोकना पड़ेगा, ये अलाउड नहीं है, ये बैंड है। अब इसी सती प्रथा को फील करने के लिए, इसके इमोशन को समझने के लिए हम एक सीन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। वो तो सती है मां। चलो साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें, चलो। सती माता की, 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 सती माता की,
कानून के खिलाफ है। किसी भी बाखुशी में चलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी भी परंपरा है, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापिस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुंह से मारो, पहले जाओ। आओ, come on! Hey, खबरदार! किसी ने हाथ लगाए साहब को चीर के रख दूंगा। आप लड़की को लेकर निकलिए, मैं लोगों को संभालता हूँ। Go, Sam, go, go! Hey! ठीक है, तो क्या समझे कि सती प्रथा को रोकने वाला कौन था? ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने कानून पास किया कि सती प्रथा गलत है, इलीगल है, और इस सिस्टम को बैन किया। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में जो नेगेटिविटीज थी इंडिया में, वो रोकी, और ये रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे कानून बनाए कि ये इलीगल घोषित कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया वॉज गिफ्टेड विथ प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे अटैक करना ये ब्रिटिशर्स की एक सोची समझी साजिश थी, एक पॉलिसी थी, एक स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने बनाई, और उसको एग्जीक्यूट करने में वो कामयाब भी हुए। देखते हैं कैसे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेवरल टाइप्स, हर प्रकार से, हर जगह से, हर साइड से इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन चालू किया इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ ऑल द फार्मर्स, और इसका नतीजा क्या निकला? पॉवर्टी इन दिस सेक्टर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इस सेक्टर में गरीबी बढ़ने लगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो लूटना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने बाय अ प्रॉपर सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ओन स्ट्रैटेजी, जिससे फार्मर्स स्ट्रेस में आ गए, गरीबी महसूस करने लगे, लोन्स में आ गए, उनका आउटपुट अच्छे प्राइस पे नहीं बिकता था, लॉसेस इनकर होने लगे। ये सारी चीज हुई। अब ये सब ब्रिटिशर्स ने कैसे किया? लेट अस सी दैट। British made Indian farmers grow more indigo to fulfill the need of their textile industry. तो इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि क्या ग्रो करो? इंडिगो ग्रो करो। तो इंडिगो आपके सामने है, ये एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल बनते हैं पर्पल कलर के, और उसको क्रश करने पर कलर निकलता है पर्पल, ब्लू, ओके, डार्क ब्लू, ऐसे अलग अलग प्रकार के डाइज उसमें से निकलते थे। डाइज है ना, डाई करते हैं ना अपने बालों को, वो डाइज हैं, कलर्स हैं, वो सारी चीज इंडिगो से प्राप्त होती थी। अब यही इंडिगो को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था, और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो वहां पे कपड़ा बनता था, और उस कपड़े को कलर करने के लिए यहाँ के इंडिगो का इस्तेमाल होता था। और इसीलिए इंडियन फार्मर से जबरदस्ती क्या ग्रो करवाते थे? इंडिगो ही। अब हर जमीन इंडिगो ग्रो कर सके जरूरी नहीं है, तो पढ़ो। हाउएवर इफ फार्मर्स हैड टेकन अ लोन टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि हर जमीन इंडिगो को सपोर्ट करे जरूरी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वैसा खातर उस जमीन में डालना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे ताकि इंडिगो ग्रो हो, और उसके लिए फार्मर्स को पैसा चाहिए। तो वो पैसा कौन देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्री में नहीं, एज अ लोन। और ये लोन लेने के बाद फार्मर्स इंडिगो को ग्रो करते थे। उसके बाद मान लो कि उनको लॉसेस हुए, इंडिगो ग्रो नहीं हुआ, या इंडिगो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सस्ते में बेचना पड़ा, जिससे उनका कॉस्ट भी नहीं वसूला जा सका, तो उन्हें लॉस होगा। अब ये लॉस ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी कॉम्पेंसेट करेगी। तो देखो आगे लिखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वेव ऑफ देयर लोन्स एंड फार्मर्स स्टार्टेड इनकरिंग एंड अक्यूमुलेटिंग डेट्स। तो यहां पे क्या हुआ?
कि फार्मर्स ने पूरी कोशिश करी टू ग्रो इंडिगो, बट इंडिगो ग्रो नहीं कर पाए, या ग्रो करने के बाद भी उनको लॉस हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो उनका ये लोन वेव ऑफ कर सकती थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। बोले लोन तो तेरे को चुकता करना ही पड़ेगा, और फार्मर इसको चुकता नहीं कर पाया, जिस कारण से वो लोन पे लोन लेता गया और उसके डेट्स जो हैं, उधारी है, वो बढ़ती चली गई। एंड दैट इज द रीजन व्हाई टुडे वी से दैट इंडियन फार्मर इज born in debt, he lives in debt and he dies in debt। मतलब उधारी में ही पैदा हुआ, उधारी में ही जिया और उधारी में ही चल बसा। इंडियन फार्मर्स की कंडीशन आज भी बहुत पुअर है। ये लोन का चक्कर उनकी जिंदगी से गायब हुआ ही नहीं, और इसीलिए फार्मर्स सुसाइड तक कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। Point number 6, land revenue. East India Company got the rights to collect land revenues from the kings, land owners and farmers in India. So Britishers ने आके क्या किया, मान लो एक टेरिटरी है जिसमें आप किंग हो, दूसरी टेरिटरी है जिसमें आपका भाई किंग है, तो और मैं ब्रिटिशर्स हूं, ठीक है, अज्यूम। सो मैं आऊंगा पहले आपके पास और आपको बोलूंगा कि आपका भाई आप पे अटैक करने वाला है, और मैं आपको आपके भाई के अटैक से बचा सकता हूं। देखो मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है, ये आर्मी आपकी रक्षा करेगी। बोलो है मंजूर, रक्षा करूंगा मैं, चाहिए, नहीं तो अपने भाई के साथ वॉर कर लो, वैसे भी उसके साथ जीतने की तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ आई अग्री, लेकिन मैं बोलूंगा मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, खाली मेरी आर्मी जो आपको प्रोटेक्शन देगी उसको मजबूत रखने के लिए उनके खाने पीने का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा, हाँ खाने पीने का खर्चा आएगा, कितना छोड़ना, मैं तो राजा हूं, इतना बड़ा ट्रेजर है, इतना बड़ा किंगडम है, ये कहाँ लड़ने वाला है। सो यू विल से यस टू मी, मैं अपनी आर्मी यहाँ आपके यहाँ डिप्लॉय कर दूंगा, वो वहीं पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, जलसे करेंगे, क्योंकि अटैक तो कुछ होने नहीं वाला। फिर मैं यहाँ पे नहीं रुका, मैं आपके भाई के पास भी जाऊंगा और वहां जाके ये बोलूंगा कि देखो आपका भाई आप पे अटैक करने वाला है, मतलब आप उस पे अटैक करने वाले हो, ऐसा मैं उसको जाके भी बोलूंगा, और दूरबीन से आपके भाई को मैं दिखाऊंगा कि ये देखो आपके भाई ने मेरी आर्मी को ही वहां रखा हुआ है आप पे अटैक करने के लिए। ये तो मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे राजा हैं, तो मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, आपको भी बचा के रखूंगा, शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, लेकिन ये सब मैं फ्री में तो नहीं करूंगा। आपका भाई मेरी आर्मी को मेंटेन कर रहा है, तो आप पे अटैक न करने के मेरे को कितने पैसे देंगे। ऐसा करके वहां से भी पैसा लिया, उसको भी प्रोटेक्शन की गोली दी, और ऐसा करते करते उन्होंने पूरे राज्य में अपनी आर्मी फैला दी। हर राजा की रक्षा वो करेंगे, उसके खिलाफ आपको पैसे देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ऐसा करके उन्होंने पहले किंग्स को अपने अंडर किया, एक एरिया का राजा अंडर में आ गया, तो राजा के अंडर उसकी सारी प्रजा भी है, वो सब भी बाय डिफॉल्ट मेरे ही कंट्रोल में आ जाएगी। फिर बारी आई जमींदार्स की, फिर बारी आई लेबरर्स की, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे सिस्टम को चकनाचूर कर दिया और सब लोगों से पैसा वसूलना चालू किया। सो laborers used to make payment to zamindars, zamindars used to make payment to the kings, and kings used to make payment to the britishers। और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद किंग्स बीच में से हट गए, क्योंकि अब तुम्हारा कोई रूल रहा नहीं, अब सीधा टैक्स किसको जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा। इतने कमीने लोग थे ये, और ये सब करने में उन्होंने 100-200 साल लिए। हमारी आंखों के सामने ही वो हमको लूटते चले गए, और हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि ऐसा प्लान पूरा चल रहा है और हम लूट रहे हैं। ठीक है, एनीवेज आगे देखते हैं। गवर्नमेंट पनिश्ड द फार्मर्स हु फेल टू गिव रेवेन्यूज बाय कॉन्फिस्केटिंग द लैंड। कोई फार्मर मान लो बहुत धुरंधर है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही डेयरिंग है उसमें, और वो आके बोल दे मैं तो टैक्स पे नहीं करूंगा, जो होता है वो खाड़ लो,
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर्स थे कि वो उस फार्मर की जमीन को ही क्या कर लेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा। कॉन्फिस्केट का क्या मतलब होता है, वो जमीन पे कब्जा कर लेना, उस जमीन को हड़प लेना। तो फार्मर चुपचाप टैक्सेस भर देते थे, बोले पूरी जमीन जाए, उससे बेटर क्या है कि जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं उसका एक हिस्सा वहां चला जाए, वो मुझे चलेगा, लेकिन मेरी जमीन मुझसे दूर होनी नहीं चाहिए। क्योंकि फार्मर्स की आत्मा ही क्या है, उसकी ये जमीन। और कोई अपनी आत्मा को नहीं बेचता, कोई अपनी आत्मा से जुदा नहीं होना चाहता। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये स्ट्रेटेजी भी उनकी काम कर गई। जमीन जब्त हो जाने का डर उनका काम किया और फार्मर्स ने चुपचाप टैक्सेस पे करने शुरू कर दिए। उसके बाद टैक्सेस थे कितने, लैंड रेवेन्यूज वेर एज हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स। जितना फार्मर्स बनाते थे उसका आधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को बैठे बिठाए मिल जाता था। सोचो कितनी मजबूरी रही होगी उन फार्मर्स की कि वॉट एवर दे प्रोड्यूस उसका 50% पार्टनर कौन है, एक फॉरेन इन्वेडर है। जमीन मेरी, मेहनत मेरी, लेकिन मैं जो बनाऊं उसका आधा तेरा। ऐसा कैसे? और ऐसा चला, सालों साल चला। This is how Britishers exploited Indian farmers and the Indian economy by charging such a high amount of land revenues. ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7, हाई रेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, देखते हैं अकॉर्डिंग टू दादा भाई नवरोजी's कैलकुलेशन, एक नंबर का नौरा था तो उसने कैलकुलेशन कर डाला 1876 में द रिच पेड अबाउट 8% of national income as taxes, while the Indians who were poor were made to pay 15% of national income as taxes. So rich became richer and poor became poorer. क्योंकि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए ना, तो वो नेशनल इनकम का खाली कितना परसेंटेज भरते थे, 8%। और जो गरीब लोग हैं वो नेशनल इनकम का कितना टैक्स भरते थे, 15%। मतलब poor people are paying almost double the amount of tax as compared to the rich people. So poor became poorer, rich became richer, which divided the society into two more classes, rich class and poor class. यही डिवीजन तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था। बोले हर एंगल से इनको तोड़ो, फाइनेंशियली अलग करो, रिलीजन वाइज अलग करो। और सबसे बड़ा फटका तो ये नहीं था, लास्ट फटका जो ब्रिटिशर्स इंडिया को मार के गए वो ये था 1947 में इंडिया का पार्टीशन होना और इंडिया का एक हिस्सा पाकिस्तान डिक्लेयर कर जाना। इसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ये सब नहीं थे। ओरिजिन वॉज फ्रॉम अ ब्रिटिशर ओनली। ब्रिटिशर्स ओनली पुट दिस सीड इनटू द माइंड्स ऑफ लीडर्स ऑफ इंडिया। और आज भी देखो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं हुए हैं, अभी भी हम लड़ रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सो मेनी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इवन टुडे इज बीइंग इन्वेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान। सो ब्रिटिशर्स बहुत ही कमीने लोग थे और उन्होंने इंडिया को हर ढंग से डिस्ट्रॉय करने का हर एफर्ट मारा और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। बड़ा दुख होता है जब हम ये हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि इंडिया के साथ इतना छल कपट हो गया, तब हम यहाँ क्यों नहीं थे। अगर हम होते तो हम ये करते, वो करते, फलाना करते, ढिमका करते। ठीक है, वो एक इमोशन है, क्योंकि तब और भी लोग थे, उनसे कुछ नहीं हुआ तो हमसे और आपसे क्या होगा। एनीवेज, सो ये एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला आगे और भी चालू रहेगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए मेरे हिसाब से काफी हैवी हो गया है, तो वी एंड द सेशन ओवर हियर। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।